नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आज जो गांधीयन एरा है और राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट टॉपिक को खत्म करेंगे। देखिए, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। स्पेशली मैं मेंस के लिए कह रहा हूं कि एक सवाल फिक्स है 100%। और अभी तक के विगत वर्षों को आप उठा लीजिएगा कि एक सवाल आपको 100% कहने का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 1857 के विद्रोह से भी मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने स्पेशली 1857 के विद्रोह में आपको 4 घंटे का लेक्चर दिया है नोट्स के साथ। तो जो दोनों कर लिए हैं, तो पीटी के लिए आप अभी बीपीएससी एएसओ का जो पेपर हुआ है मेरे भाई, ठीक है, और आज ही 71st बीपीएससी का पेपर भी है, जा करके देखिएगा। जब क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाने के बाद आएंगे स्टूडेंट्स के पास, पीटी के क्वेश्चन क्या नहीं, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा। और देखिए, ये तो पेपर हो गया है, ये आज हो भी जाएगा। इसके जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड है ना, अगर आपने लूसेंट पढ़ लिया है या फिर अरिहंत के किताबें पढ़ ली या रटे रटाई चीज वन लाइनर आप पढ़ लिए ना, तो एक तो याद रखिए कि कट ऑफ तो दूर 50% अटेम्प्ट नहीं होगा भाई। देखिए, कुछ क्वेश्चन थे फैक्चुअल, तो उससे 50% भी मार्क्स आपके नहीं बन रहे हैं। मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा रहा क्वेश्चन का। मतलब जिसने क्वेश्चन को केवल रट करके जो चले गए, उनसे तो भाई ये पेपर छूट गया उनका। समझ स्तर के क्वेश्चन आए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। और मैंने बार बार कहा है कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आपका कंसेप्ट और आपने कैसे एक चीज को दूसरे से जोड़ करके लिंकअप करके पढ़ा है। तो खैर, बिना देर के हुए आज हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का मेन मोटिव है कि हमें आज खत्म करना है गांधीयन एरा और राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन से हमने स्टार्ट किया है, आज हम लोग कैबिनेट मिशन में आएंगे। कैबिनेट मिशन के तहत जो भी कार्यक्रम हुई है, भारत को आजादी मिलने तक की बात हम लोग कर रहे होंगे, और फाइनली आज हम लोग भारत को आजाद करवा करके ही दम लेंगे। तो चलिए, और एक बात याद रखिएगा, केवल गांधीयन एरा और नेशनल मूवमेंट में मैंने 10 आवर प्लस लेक्चर लिए हैं भाई, ठीक है, वीडियो है ये आपका। तो ये मस्ट है देखना, जितने पेड स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। और इसका नोट्स अपलोड आधा हो चुका है और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। मेंस में बहुत शानदार काम आएगा, पीटी में शानदार काम आएंगे, लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए तो रामबाण होगा। वो मेंस के लिए भी लास्ट टाइम में कहाँ रामबाण होगा, क्योंकि मैंने बताया है यही की पॉइंट जब तक आपके माइंड में नहीं रहेंगे तब तक चीजों को आप कैसे लिखिएगा और कितना ही याद कर पाइएगा। चलिए, कल हमने जहां तक चीजों को समाप्त किया है वहां से को रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल की मैं एक योजना के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं। मैंने आपको बताया था, थोड़ा बैक चलते हैं, 1945 की बात कर लेते हैं। देखिए, 1945 में मैंने क्या बताया था कि इंग्लैंड में क्या होने वाला था, इलेक्शन होने वाला था, ठीक है। इंग्लैंड में इलेक्शन होने वाला है और इस समय जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है, मैकडोनाल्ड है। और मैकडोनाल्ड कहने का मतलब कौन सी पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है। और इस समय जो वाइसराय है कौन है भाई, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो से एक सवाल आपका बनेगा कि सबसे लंबे समय तक भारत के वाइसराय रहने वाले कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। अब देखिए, 1945 में इंग्लैंड में इलेक्शन होने वाले हैं और इस समय इंग्लैंड के इलेक्शन के लिए जो दूसरा जो पार्टी है, लेबर पार्टी, ठीक है, इसके तरफ से जो प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो कौन है, क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली पूरे इंग्लैंड में प्रचार प्रसार करने की, अगर मेरी सरकार बनती है तो भारत को सबसे पहले स्वतंत्र किया जाएगा। तो जो भारत के तरफ से थोड़ा सा मतलब कि सॉफ्ट काइंडनेस रखे, उनका पूरा वोट मिला और फाइनली 1945 में सरकार बदली ब्रिटेन में अंग्रेजों की। वहां पे सरकार बनी लेबर पार्टी की और प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं, क्लीमेंट एटली बन रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अब इनकी अपनी मंत्री परिषद बनेगी। अब इसी मंत्री परिषद का कोई एक मंत्री क्या बनता था, भारत का सचिव बनता था। तो इस समय भारत के सचिव कौन बने हैं, पैंथिक लॉरेंस। याद रखिएगा मेरे भाई ये सारी चीजें। इससे पूर्व कौन थे, बर्केनहेड, याद करेंगे आप। तो भाई पैंथिक लॉरेंस क्या बन गए हैं, अभी भारत के सचिव बन चुके हैं। अंग्रेज यानी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुके हैं, क्लेमेंट एटली बन चुके हैं। पार्टी बदल चुकी है, लेबर पार्टी बन चुकी है, इनकी सरकार बनी है और इनकी जो विचारधारा है उदारवादी विचारधारा है। तो अब इनकी सरकार जैसे बनी तो इन्होंने सबसे पहले भारत को स्वतंत्र राज्य करने की घोषणा इन्होंने कर दी है। अब ये स्वतंत्र करने के लिए भारत को स्वतंत्र करना है।
अब इन्होंने भारत का वायसराय भी नया नियुक्त किया, लॉर्ड लिथगो यहाँ से हटे, इनका रिटायरमेंट हुआ और नया भारत का वायसराय बन के कौन आ रहे हैं, लॉर्ड वेबल। ये सारी चीजें मैंने बतला रखी और एकदम सीक्वेंस बाई सीक्वेंस नोट्स में लिखा हुआ है। तो लॉर्ड वेबल जब इनको भारत का वायसराय बनाया गया और क्लीमेंट एटली इनसे कह रहे हैं कि भाई भारत के लिए एक ऐसा प्लान तैयार करिए कि जिसमें भारत को स्वतंत्रता घोषित किया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ लड़ाई है दो पार्टियों की, अब एक मुस्लिम लीग और इधर कांग्रेस। तो वेबल ने एक प्लान तैयार किया जिसको मैंने आपको बताया था वेबल योजना कहा जाता है, ठीक है। इसने जो भी योजना बनाया, यानी इसने जो भी प्लान बनाया, इस प्लान को डिस्कशन करने के लिए जो भारत के प्रमुख प्रमुख नेता है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे मुस्लिम लीग को, सभी को कहां बुलाया गया, शिमला बुलाया गया। शिमला सम्मेलन हुआ जिसको हम लोग शिमला समझौता के नाम से भी जानते हैं, याद है ना, 25 जून 1945 को। लेकिन फाइनली ये सम्मेलन क्या रही भाई, असफल रही। असफल रहने के पीछे का रीजन हमने बता रखा है। इसके बाद का अब यहां से चीजों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। असफल याद है ना, यहाँ पे कहा गया था क्या कि सबसे पहले जो जिन्ना साहब थे उनको कहा कि जो आप पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं भाई, वो आपको पाकिस्तान क्षेत्र नहीं मिलेगा। इसके बदले इन्होंने ये सुझाव दिया कि जो रक्षा विभाग है और जो आपका रक्षा विभाग के अलावा जो आपका विदेशी विभाग है, इनको छोड़ करके बाकी सारे विभाग में भारतीयों का क्या होगा भाई, चुनाव किया जाएगा, प्रतिनिधित्व होंगे और आप लोग अपने अनुसार सारे विभाग को देखेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कहा गया कि जितना प्रतिनिधित्व हिंदू के होंगे उतने ही प्रतिनिधित्व मुस्लिम के भी होंगे। मतलब हिंदू की जनसंख्या तो भाई अधिक है, मुस्लिमों की जनसंख्या कम है। अगर जनसंख्या अधिक है हिंदुओं की तो भाई प्रतिनिधि अधिक होंगे। तो मान के चलिए 100 लोग में यहाँ पे हिंदुओं की प्रतिनिधि 10 खड़े हो रहे हैं और मुस्लिमों की जनसंख्या मात्र 20 है, तो सेम प्रतिनिधि होंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे होंगे उस समुदाय को, चाहे हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय के, जो रिप्रेजेंटेशन की संख्या होगी सेम होगी। तो 20 लोगों के लिए 10 यहाँ पे भी प्रतिनिधि होंगे। तो अली जिन्ना तो भाई ठीक है, खुश होंगे ही, और इस कारण अली जिन्ना यहाँ पे एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। और फाइनली कांग्रेस ना चाहते हुए भी इसको एक्सेप्ट करती, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट नहीं करती इस प्लान को या इस प्लान में जो भी बातें बताई गई थी, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को ऐसा लगता कि कांग्रेस जो है मुस्लिमों की भलाई नहीं चाहती, तो मुस्लिमों का भी हाथ कांग्रेस से छूट जाता। तो ये किसी तरह से यहाँ एक्सेप्टेंस दिखाई। और फाइनली यहाँ पे एक बात दूसरा जो उठा वीटो पावर के लिए, कि कोई भी बात या कोई भी बिल लाया जाए और उसमें अगर टाई हो जाता हो, मतलब जितना वोट इधर है उतना ही वोट इधर भी आ जाए, तो इस केस में वीटो डाला जाएगा। वीटो पावर के लिए 5-5 प्रतिनिधि बोले गए, कांग्रेस को अपना नाम दीजिए और मुस्लिम लीग को भी कहा कि आप अपना 5 नाम दीजिए। तो देखिए मुस्लिम लीग भाई मुस्लिम के रिप्रेजेंटेशन है, तो ये 5 नाम कैसे रहेंगे भाई, मुस्लिम होंगे, ठीक है। कांग्रेस ने यहीं पर गेम खेल दिया। कांग्रेस ने कहा कि मुस्लिम लीग मुस्लिम के रिप्रेजेंटेशन है, कांग्रेस सारे पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन है, केवल हिंदू पार्टी को ये रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो पहला नाम मौलाना अबुल आजाद का ही दे दिया, दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान दे। अब ये नाम देखते ही अली जिन्ना जो है बौखला चुके हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सारे मुस्लिमों का ना हम देंगे क्योंकि हम मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन है। तो इधर मौलाना आजाद खान अब्दुल गफ्फार खां क्या करे कि हम कोई हिंदू नहीं है, हम भी मुसलमान हैं। और यहां तक देखा जाए कि मौलाना आजाद के बारे में मैंने बताया था कि 1940 में जो रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इनकी अध्यक्षता की मौलाना आजाद। और 1940 से लेकर 1945 तक ना तो कांग्रेस का कोई सेशन हुआ और कांग्रेस ने जानबूझ करके इनको ही अध्यक्ष बना करके रखा कि एक मैसेज जा सके कि देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इतनी बड़ी संगठन है, करोड़ों की जो सदस्य इनके यहाँ पे भागीदारी संगठन में लिए हुए हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन एक मुस्लिम है। तो हमारा जो संगठन है या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कोई हिंदू धर्म का ये संगठन नहीं है, ये सारे धर्मों की पार्टी है। तो ये भी एक मैसेज देना चाह रहा था कांग्रेस, और यही जो मुद्दा था एक विवाद बना, और इस विवाद के कारण जो वेबल योजना क्या रहा, असफल रहा। अब इसके बाद की बातें यहां से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अब फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर हैं कौन है भाई, क्लीमेंट एटली है। इन्होंने कह रखा है कि हमारी सरकार बनेगी तो भारत को क्या किया जाएगा, स्वतंत्र किया जाएगा। तो क्लीमेंट एटली ने कहा कि जो लॉर्ड वेबल जो भारत के वाइसराय हैं इनसे बात होगी नहीं भाई। तो इन्होंने 3 मंत्रिमंडल, अपने जो मंत्रिमंडल है, इनकी जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, या इनकी जो मंत्री परिषद, वहां से 3 मंत्री को, ठीक है, भारत भेज रहे हैं।
तो इस भारत को जो भारत ये जो भेज रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत जाइए और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो भी प्लान है वो तैयार करिए, और जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस के बीच में जो भी मतभेद है उसको कैसे खत्म करना है उसको सॉर्ट आउट करिए। तो 3 मंत्री का नाम पहले सुन लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों मंत्री कौन है? क्लीमेंट एटली के मंत्री परिषद के मंत्री हैं। पहला नाम याद रखिएगा, पैंथिक लॉरेंस। देखिए आज के क्लास में अब मैं जितना डेट बताऊंगा अभी से वो सारे डेट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक बहुत सारे डेट इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, मैंने लिखा भी नहीं, जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने उतना लिखा है, हालांकि नोट्स में भी लिख दूंगा, लेकिन आज का जितना इंपॉर्टेंट डेट बताऊं भाई क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो भाई कैबिनेट अपने मंत्रिमंडल से 3 कैबिनेट मिनिस्ट्री को लिए, एक थे पैंथिक लॉरेंस, एक का नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, और तीसरे व्यक्ति का नाम है अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर। देखिए पैंथिक लॉरेंस जो थे ये भारत के सचिव थे ना भाई। अब भारत के सचिव कौन होता है? मैंने बताया भाई, जो ब्रिटेन के संसद में कोई ना कोई मंत्रालय के मंत्री होंगे उनको ही भारत का सचिव बनाया जाता था, और उनको ही इस क्लेमेंट एटली ने 3 लोगों की जो सदस्यता की जो एक टीम तैयार की थी, और इस टीम को क्या कहा गया था? कैबिनेट मिशन। नाम इसीलिए दिया गया कैबिनेट मिशन क्योंकि उनके ही कैबिनेट मंत्रिमंडल के ये तीनों मंत्री थे, इसीलिए इसका नाम ही दे दिया गया कैबिनेट मिशन। और इसको भारत भेजा गया है, डेट याद रखिएगा 24 मार्च 1946 में ये भारत आ चुके हैं, ठीक है। भारत आ चुके हैं, मुस्लिम लीग से भी मिलेंगे, कांग्रेस से भी मिलेंगे ये लोग। अब पहला सवाल कि जो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया इसके अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। देखिए कंफ्यूजन है यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को। पैंथिक लॉरेंस भारत के सचिव भी रहे और साथ के साथ वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी रहे। स्टैफर्ड क्रिप्स याद रखिएगा, ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, व्यापार मंडल के ये अध्यक्ष थे। और अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। यहां तक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो कैबिनेट मिशन आया उसके जो सदस्य थे अलेक्जेंडर, वो कौन से मंत्रालय के मंत्री थे? भाई याद रखिएगा नौसेना के वो मंत्री थे। भारत सचिव कौन था उस समय जब कैबिनेट मिशन आया? तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन रहते हैं, भाई पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष है तो भारत का सचिव कौन होगा? तो भारत के सचिव भी यही थे, क्योंकि भारत का सचिव कहने का मतलब क्या, जो संसद के जो ब्रिटेन में जो संसद है उसके जो मंत्री परिषद का ही कोई एक मंत्री भारत का सचिव बनता था, जो कौन था? पैंथिक लॉरेंस था। और इसी पैंथिक लॉरेंस को भारत भेजा गया था। इनके साथ एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स और एक थे अलेक्जेंडर, और ये भारत आ रहे हैं। कैबिनेट मिशन इनका नाम रखा गया क्योंकि कैबिनेट से ही, यानी कि क्लीमेंट एटली के कैबिनेट मंत्रिमंडल के ही ये तीनों मंत्री थे, इसलिए कैबिनेट मिशन रखा गया और इनके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस को बनाया गया। भारत कब आ गया है? 24 मार्च 1946 को आ गया, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन अपना जो प्लान तैयार करके आया है वो प्लान अब जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस को साथ में बैठा करके बता रही है। पहले तो ये बोले क्या जिन्ना साहब को कि जिन्ना साहब जो आप पाकिस्तान की जो मांग कर रहे हैं ना, वो मांग तो आप जो मांग कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी। भाई अली जिन्ना फिर यहाँ पे ताबो तोड़, तो फिर मतलब गुस्से में है। हम पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, एक अलग क्षेत्र की मांग कर रहे हैं जो केवल मुस्लिमों का क्षेत्र होगा, मतलब मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है वो क्षेत्र हमें चाहिए। क्योंकि कल ही मैंने बताया था पाकिस्तान का क्या मतलब होता है। पा से पंजाब चाहिए, की से मतलब कश्मीर हो गया, एस से सिंध हो गया, तान यानी कि बलूचिस्तान। तो ये एक क्षेत्र की मांग है। ये नाम मैंने बताया था, रहमत अली, ये सारी चीजें कल हमने बता रखी है। खैर तो यहाँ पे इस प्लान में कहा गया कि देखिए जिन्ना साहब पाकिस्तान की जो आप मांग कर रहे हैं वो तो आपको नहीं मिलेगा। सुनिए क्या है, जो प्रांत है प्रांत को 3 भाग में बांटा जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के कितने प्रांत थे? कुल 11 प्रांत थे। इन 11 प्रांतों को 3 प्रांतों में बांटा जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से जो कैबिनेट मिशन आया उन्होंने प्रांतों का विभाजन किस प्रकार से किया, देखिए ये देखने लायक थी। जो 2 प्रांत है, एक प्रांत है उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है। कौन सा प्रांत है? उत्तर पश्चिम प्रांत। और एक प्रांत है उत्तर पूर्व प्रांत, ठीक है। एक प्रांत क्या है मेरे भाई? उत्तर पूर्व प्रांत। और तीसरा जो प्रांत होगा वो जो बच गया भारत का शेष भारत, ठीक है। समझिए उत्तर पश्चिम प्रांत कहने का मतलब क्या है? जो पंजाब वाला क्षेत्र हो गया और सिंध वाला क्षेत्र हो गया, ठीक। उत्तर पूर्व समझ रहे हैं? उत्तर ये हो गया, ये पूरब हो गया, यानी इधर वाला क्षेत्र, यानी कि बंगाल और असम, बंगाल और असम जो प्रांत हो गया इधर, क्लियर है, बंगाल और असम। और बाकी जो बच गए प्रांत हो गए, जैसे मद्रास बच गया है, मुंबई बच गए हैं, मुंबई भी बोल सकते हैं, बम्बई बोल लीजिए। संयुक्त प्रांत हो गया यानी उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रांत बोल लीजिए, मध्य प्रदेश बोल लीजिए, बिहार बोल लीजिए। तो 11 प्रांत हो गए, 4 इधर, 7 11, ठीक है।
अब गौर करिए कि उत्तर पश्चिम प्रांत यानी पंजाब सिंध, उत्तर पूर्व प्रांत यानी कि बंगाल और असम, ये वो क्षेत्र थे जहां पे मुसलमानों की जनसंख्या क्या थी भाई, मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखिए अब ये कहीं ना कहीं ऐसा प्लान तैयार किया गया था कि जिससे कि अली जिन्ना जो है उनको भी खुश किया जा सके। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो आए यहाँ पे तीनों, इनका जो मेन मोटिव रहा कि किस प्रकार से जो अली जिन्ना खुश नहीं हो पा रहे हैं, जो पाकिस्तान क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए कहा गया कि भाई देखिए इस प्रकार से 3 प्रांत में 11 प्रांतों को बांटा जाएगा और रेस्ट जो शेष भारत जहां पे हिंदू क्षेत्र आप बोल सकते हैं या हिंदुओं की जनसंख्या अधिक होगी, और हर प्रांत में जैसे ये प्रांत हो गया, ये प्रांत, ये तीनों प्रांत में अपना अलग अलग कानून होगी। कानून कहने का मतलब क्या है, इनका अपना अलग अलग संविधान होगा और उसके तहत आप क्या करेंगे, शासन चलाएंगे, जो भी कार्य है आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब जिन्ना भाई खुश है क्योंकि चलिए भाई यहाँ पे अपना कानून, अपना संविधान, और यहाँ पे जनसंख्या भी किसकी अधिक है, मुस्लिमों की जनसंख्या ही अधिक है। तो कहीं ना कहीं अब फाइनली इस प्लान से मुस्लिम लीग जो है या फिर कहा जाए अली जिन्ना जो है वो भाई संतुष्ट रहे। और साथ के साथ यहाँ पे कैबिनेट, कांग्रेस भी ठीक है राजी है भाई, और साथ के साथ जो कैबिनेट मिशन आया उन्होंने अगला जो इसी प्लान के तहत ये बात बताया कि हम जो है भारत के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, संविधान सभा के बारे पूरा लेक्चर मैंने दे रखा है पॉलिटी क्लास में, अभी तक समझ में आया। ये कैबिनेट मिशन जो भारत आया है, भारत आने के साथ इन्होंने क्या बताया है, जो प्लान लेकर के आया है, उन्होंने कहा कि 3 प्रांतों में बांट दिया जाएगा। 3 प्रांतों को मैंने बताया कि 2 प्रांत ऐसे हैं जिसमें मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है, अली जिन्ना खुश हो सके ताकि, और इन्होंने ये कहा कि अब जो है कैबिनेट मिशन के तहत ही, इसी मिशन के तहत इनका जो प्लान था कि संविधान सभा का गठन की भी बात इन्होंने कर दी। और कहा गया कि 10 लाख की आबादी में, ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। ठीक है, एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यानी कि चुनाव होगा, और वो जाकर के कहां बैठेंगे, संविधान सभा में बैठेंगे। ठीक है, ये पूछेगा कितने आबादी में एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा, तो 10 लाख की जनसंख्या में। तो बोला अब ये संविधान सभा का गठन क्यों किया जा रहा है, ताकि यहां पे चुनाव हो करके लोग आकर के बैठे इस संविधान सभा में, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, और वो लोग बैठ करके भारत में जो सरकार चलेगी कैसे चलेगी, वो कानून कह लीजिए या फिर अपना संविधान ये लोग बैठ करके क्या कर सके, तैयार कर सके। ठीक है, लेकिन अब ये जो बात हुई या फिर इसके बाद क्या हो गया, चुनाव भी करा दिया गया। ठीक है, चुनाव कराया गया, चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है या फिर जो परिणाम आ रहा है वो परिणाम चौंकाने वाले हैं। इस परिणाम में जो मुस्लिम लीग है इनको कहीं भी बहुमत नहीं मिली। बहुमत कहने का मतलब जीत हासिल नहीं, कि एक अपोजिशन लीडर की तरह भी हम खड़े हो सके, इनको कोई मत मिला ही नहीं भाई, इनको कोई बहुमत मिली ही नहीं। अब इसी कारण इन्होंने अगले 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, इन्होंने एक तिथि की घोषणा की। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक समझिए। अली जिन्ना जो बिल्कुल समर्थ रहे, यानी कि उन्होंने अपना प्रस्ताव पे बिल्कुल सिग्नेचर किया कि ठीक है संविधान सभा का गठन करिए, 3 प्रांत का गठन करिए, यहाँ पे इलेक्शन होंगे, 10 लाख की जनसंख्या में चुन के आ जाएंगे। इनको लगा कि हमारी प्रतिनिधि को अच्छा खासा वोट मिलेगा, लेकिन इनको बहुमत तक नहीं मिल पाया। और इसके पीछे इनका रीजन ये था कि अगर हमें बहुमत मिला ही नहीं भाई, तो हम तो संविधान सभा में, यानी कि कोई भी मुस्लिम जीता ही नहीं है अधिक जनसंख्या में, तो ये यहाँ पे आके बैठेंगे नहीं। और जब बैठेंगे नहीं तो कानून का जो निर्माण होगा या जो संविधान का जो निर्माण होगा उसमें मुस्लिमों की बातें जायद नहीं रखी जाएगी, या मुस्लिमों के हित के अकॉर्डिंग कोई कानून का निर्माण नहीं होगा। इसलिए इन्होंने 16 अगस्त 1946, डेट याद कर लीजिए, 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया। अब इसको सुनिए क्या है। देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट कार्रवाई करी जाएगी मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने सारे मुस्लिम समुदाय को जो रिप्रेजेंट करे, तो उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है वहां पे जो हिंदू जीत के आए हैं उनको भगाएं, और उनको सीधा वहां पे एक मांग रखे कि हमें एक अलग देश, फिर से ये मांग करने लगे पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, और इस कारण ये जो एक दंगा का रूप ले लिया, इस तरह का जो विरोध एक दंगे का रूप ले लिया, क्योंकि उसी दिन 16 अगस्त को बांग्लादेश के नोआखली क्षेत्र में क्या हुआ था कि जो मुस्लिमों की जनसंख्या जो वहां पे काफी अधिक थी, वहां पे 800 हिंदुओं लोगों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। ये न्यूज जब पूरे भारत में चला तो पूरे भारत में जहां जहां मुस्लिमों की जनसंख्या कम थी और हिंदू की जनसंख्या अधिक थी, उन्होंने मुस्लिमों पे आक्रमण किया, और ये एक बहुत बड़े दंगे का रूप ले लिया था। और सबसे ज्यादा बड़ा दंगा कहां देखने को मिला, पंजाब में सिख और मुस्लिमों के बीच में।
गांधी जी भी काफी परेशान है। इस जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मतलब समझिए, और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के पीछे जो मुस्लिम लीग का जो मेन एजेंडा था, वो एजेंडा ये था, क्योंकि ये एजेंडा इसीलिए, या फिर ये दंगा फैलाना मुस्लिम लीगों का क्या कारण था, इसको समझिए। क्योंकि चुनाव हो चुके थे, चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं, जिसमें मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य मतलब बहुत अधिक बहुमत मिले नहीं है। और इसके बाद जो कैबिनेट मिशन है, उन्होंने क्या कहा कि इसके बाद जो है भाई, चुनाव हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, अब अंतरिम सरकार की गठन की जाएगी। समझिए, अंतरिम सरकार की गठन की जाएगी। इस अंतरिम सरकार के खिलाफ था कौन? मुस्लिम लीग। क्यों? क्योंकि अंतरिम सरकार का मतलब समझ में आ रहा है कि अंतरिम सरकार का मतलब यह है कि रक्षा को छोड़ करके और विदेशी मामलों को छोड़कर बाकी जितने विभाग है उसमें भारतीय रहेंगे। जो चुनाव जीते हैं वो उनको क्या किया जाएगा, उनका अपना एक मंत्रालय, मंत्री बनाया जाएगा, और वो अपना नियम कानून के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं, जैसे अपने विभाग को चलाना है वैसे चलाएंगे। और मुस्लिम लीग इसके खिलाफ हो गए अंतरिम सरकार के, क्योंकि भाई चुनाव में तो मुस्लिम जीते ही नहीं है, तो मंत्रालय कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी यहाँ पे माउंटबेटन ने मुस्लिम लीग अली जिन्ना को समझाया कि भाई आप इस अंतरिम सरकार में भाग लीजिए, कुछ ना कुछ एक दो मंत्रालय तो आपको मिलेगी मिलेगी। तो देखिए, स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार के खिलाफ था, लेकिन फाइनली 26 अक्टूबर 1946 को इन्होंने क्या किया, इस अंतरिम सरकार में शामिल ले लिया, यानी इनका सहमति इन्होंने दे दी। देखिए समझ में आया कि नहीं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की, यानी ये दंगा क्यों कराया गया समझ में आ रहा, ताकि जो अंतरिम सरकार की जो गठन होने वाली थी, ये गठन ना हो सके। क्योंकि इसके पीछे का कारण ये था कि मुस्लिम लीग को उतना बहुमत मिल ही नहीं पाया था कि जिससे कि इनके प्रतिनिधि चुन करके संविधान सभा में जाकर के बैठे, या इनके कोई मतलब वैसा बहुत बड़ा मंत्रालय इनको मिल सके रक्षा और विदेश विभाग को छोड़ करके। अब देखिए, कुछ जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो गृह मंत्री बनाए गए किनको बनाया गया, तो होम मिनिस्टर किनको बनाया गया भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गृह मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में, तो क्या बोलेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि जो वित्त मंत्री रहे हैं, ठीक है, देखिए ये सब नाम एकदम याद रखिएगा, नोट्स में मिल जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये सारी चीजें। वित्त मंत्री जो अंतरिम सरकार में थी वो कौन थे? लियाकत अली थी। ठीक है, कौन थे? लियाकत अली। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो रक्षा मंत्री के बारे में, तो रक्षा मंत्री अंतरिम सरकार में कौन थे? रक्षा करेगा बल रहना चाहिए, यानी कि बलदेव सिंह थे। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बताया था क्या कि इसमें अंग्रेज जो कैबिनेट मिशन जो आया था, इसमें क्या कहा गया था कि 3 प्रांत बांटा जाएगा, आप चुनाव होकर आएंगे, केवल जो 2 विभाग है, रक्षा और विदेश। तो देखिए, रक्षा मंत्री तो बलदेव सिंह को बनाया गया, लेकिन इनके जो मेन कमांडर होंगे, यानी कि सेना के जो मुख्य कमांडर होंगे, वो कौन होंगे? अंग्रेज रहेंगे। क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए खाद्य एंड कृषि मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में, तो याद रखिएगा, खाद्य और कृषि में राजेंद्र बाबू थे, यानी कि राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षा मंत्री आपसे पूछ लिया जाए, तो शिक्षा मंत्री शिक्षा देगा कौन? राजा जी, राजा गोपालचारी हो जाएंगे। श्रम मंत्री, भाई श्रम करिए तब जग जीवन होगा, यानी कि जग जीवन जी थे। ठीक है, जग जीवन राम थे। रेल मंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो रेल मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली थे, ये आपको भी याद होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए स्वास्थ्य मंत्री, ये सारे नोट्स में मिल जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गलीफर अली खां थे। ठीक है, गलीफर अली खां थे। और स्वास्थ्य मंत्री के बारे एक और याद कर लीजिए, विधि मंत्री। ठीक है, विधि कौन बनाएगा भाई? जोगेंद्र नाथ। ठीक है, जोगेंद्र नाथ। यहाँ तक, यानी कि ये सारे जो मंत्रालय थे, चाहे गृह मंत्रालय हो आपका या वित्त मंत्रालय हो, इनको क्या कर दिया गया? इनके एक एक नेता, यानी कि इनके मंत्री, इनको चुन लिए गए हैं। ठीक है, अंतरिम सरकार में पूछा जाएगा गृह मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री, श्रम मंत्रालय, रेल मंत्री हो गए, स्वास्थ्य हो जाए, विधि मंत्रालय के कौन मंत्री बने थे, तो अंतरिम सरकार के ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अब इसके बाद मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था इसको, मैंने आपको डेट बताया था। पहले तो अंतरिम सरकार के क्या थे, ये खिलाफ थे, लेकिन इनको लॉर्ड माउंटबेटन ने समझाया कि भाई अब आप ये क्या कर रहे हैं, साथ दीजिए, इस अंतरिम सरकार में कोई ना कोई एक मंत्रालय मिल जाएगा। तो 26 अक्टूबर 1946 को इसने क्या किया, इसने शामिल हो गया अंतरिम सरकार में। लेकिन फिर से ये मुस्लिम लीग देख रहे कि भाई ये क्या है, ये अलग अलग मंत्रालय का बनना, अलग अलग मंत्री बनना। मुस्लिम लीग भाग लेने के बाद 26 अक्टूबर को ये भाग लेते हैं और फिर से ये रिजाइन दे करके पाकिस्तान की मांग कर बैठ जाते हैं। ठीक, इधर प्राइम मिनिस्टर जो है आपके, इधर जो प्राइम मिनिस्टर है कौन? क्लेमेंट एटली। इन्होंने एक फिक्स्ड डेट घोषित कर दिया भाई, एक डेडलाइन दे दिया। डेडलाइन आपको दिया गया है 30 जून 1948 तक भारत को अब आजाद कर देना, एक डेडलाइन दे दिया गया है। और इसके लिए इन्होंने
अपने एक नए वाइसराय का नियुक्ति किए, जिसको क्या क्या नाम दिया जाएगा, मतलब नाम क्या था उनका, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को नया वाइसराय बनाया गया और इनसे कहा गया कि भाई भारत जाइए, भारत में जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस पार्टी है, जो दो बड़ी पार्टियां हैं जो इनके बीच में मतभेद है, उनको क्या करिए, सॉर्ट आउट करिए और भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्र करिए। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या हो गया कि फाइनली यहाँ पे घोषणा कर दिया गया, जो प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, उनके द्वारा 30 जून 1948 को क्या किया जाना है, भारत को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देनी है। तो माउंटबेटन नया वाइसराय भारत का बन रहा है और ये भारत आए हैं, भारत में मुस्लिम लीग के साथ ये बैठ रहे हैं, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं, इधर कांग्रेस के साथ भी बैठक कर रहे हैं। और इसी दौरान लॉर्ड माउंटबेटन ने एक, गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि गांधी जी को इन्होंने क्या कहा था, वन मैन बाउंड्री। ठीक है, यानी कि एक आदमी पूरे बाउंड्री में घूम घूम करके पूरे भारत को किस प्रकार से संभाले हुए, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि यही एक गांधी जी है जो चाहे हिंदू समुदाय का वो क्षेत्र हो, यानी कि हिंदू की वो जनसंख्या वहां पर अधिक हो या मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक हो, वो दोनों क्षेत्र में जा रहे हैं गांधी जी। ऐसा नहीं कि वो हिंदू होने के बावजूद वो हिंदू क्षेत्र में भी हैं और मुस्लिम क्षेत्र में भी जा रहे हैं और लोगों को क्या कर रहे हैं भाई, एकजुट करने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज अब वो समय आ चुका है जब हम आजादी का जश्न मनाने वाले हैं और आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मुस्लिमों से कह रहे हैं क्यों जा रहे हैं, आप साथ मिल करके रहिए, अलग मत रहिए। लेकिन जो अली जिन्ना जो थे, उनका जो जिद रहा और उनके द्वारा जो दंगा करवाया गया, इसको देखते हुए गांधी जी ने कहा कि भाई हमें कटे छटे ही लेकिन हमें स्वस्थ भारत चाहिए। और यही मांग माउंटबेटन के भी माइंड में था कि भाई भारत का किस प्रकार से विभाजन किया जाए। और इसी मांग के साथ माउंटबेटन ने इन दोनों के साथ, जो कांग्रेस है वो चाहे मुस्लिम लीग के साथ बैठक की और 3 जून को, डेट याद रखिएगा, 3 जून 1947 को इन्होंने अपना योजना दिया, जिसको हम लोग माउंटबेटन योजना भी कहते हैं या इसको हम लोग कहते हैं डिकी वर्ड प्लान भी कहते हैं या 3 जून योजना भी कहते हैं। और इसी योजना के साथ, ठीक है, भारत का क्या कर दिया गया भाई, विभाजन कर दिया गया। ठीक है, इसी योजना के साथ भारत को क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। बोला कि भाई आप पाकिस्तान अलग होकर के आप लोग मुस्लिम लोग खुश रहिए और जो हिंदू समुदाय और जो मुस्लिम है, जो जाना चाहते हैं जाइए, जो नहीं जाना चाहते हैं वो इधर ही रह जाइए, भारत में दोनों अलग होकर के खुश रहिए। और फाइनली 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को, जिसको हम लोग 3 जून योजना भी कहते हैं या माउंटबेटन योजना भी कहते हैं या डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसी योजना के तहत भारत का क्या किया गया, विभाजन किया गया। और 10 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून के बाद 10 जून को मुस्लिम लीग ने अपनी बैठक की और पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को पारित किया। और इसके 4 दिन बाद 14 जून 1947 को कांग्रेस ने भी बैठक करके पाकिस्तान की मांग को, प्रस्ताव को पारित किया। और इस प्रस्ताव को कहाँ भेजा गया, लंदन भेजा गया, यानी कि ब्रिटेन भेजा गया। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संसद में बैठा गया। यानी कि यहां से जब मुस्लिम लीग ने भी प्रस्ताव पारित कर लिया पाकिस्तान की मांग को, भारत ने भी फिर एक्सेप्ट कर लिया गांधी जी ने कि ठीक है भाई, हमें कट्टे छट्टे ही सही लेकिन भारत हमें, स्वस्थ भारत हमें चाहिए थी। ठीक है, तो फाइनली ये प्रस्ताव आपके इंग्लैंड के संसद में आ चुकी है। और यहाँ पे आने के बाद अब एक्ट बनाया जा रहा है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये रेडी किया गया और इंग्लैंड के संसद से यहाँ पे पारित करके, ठीक है। देखिए पहले क्या किया गया समझिए, माउंटबेटन ने कांग्रेस के साथ और मुस्लिम लीग के साथ बैठ करके बातें की पाकिस्तान की मांग के, फिर इन दोनों को प्रस्ताव को इन्होंने दोनों पार्टियों ने क्या किया, सहमति दी। सहमति के बाद इसको कहाँ भेजा गया, इंग्लैंड के संसद में। और इंग्लैंड के संसद से एक बिल तैयार किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1947, और फाइनली वहां संसद से बिल पास होकर के इंग्लैंड की जो महारानी है उनका क्या होगा, यार इंग्लैंड का क्राउन कह लीजिए, उनका क्या होगा, सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर कब हो रहा है, 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को क्या हो गया, सिग्नेचर हो गया। भारत सरकार अधिनियम जो बिल प्रस्तुत किया गया था, यह बिल प्रस्तुत कब किया गया था इंग्लैंड के संसद में, यह भी याद रखिएगा, 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड के संसद में यहां से क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, इंग्लैंड के संसद से पारित हुआ। और 18 जुलाई 1947 को जो इंग्लैंड की जो क्राउन है उन्होंने सिग्नेचर किया। देखिए डेट याद रखिए, हमने ये बोला कि भाई क्या होगा, यहाँ से 14 जून कांग्रेस ने सहमति दी, 10 जून मुस्लिम लीग ने सहमति देने के बाद ये प्रस्ताव को कहाँ रखा गया, माउंटबेटन के द्वारा इंग्लैंड में रखा गया। और उस प्रस्ताव को इंग्लैंड के संसद में
प्रस्तुत किया गया और अधिनियम को क्या किया गया, रेडी किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1947, जिसको 4 जुलाई 1947 को संसद, इंग्लैंड की जो संसद ने पारित कर दिया। पारित होने के बाद वो बिल कहाँ आएगा भाई, जो क्राउन है वो सिग्नेचर करेगी, तभी जाके वो बिल क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। तो वो क्राउन ने 18 जुलाई 1947 को सिग्नेचर किया और फाइनली दो देश, ठीक है, दो देश इंडिया और पाकिस्तान का गठन हो गया। तो भाई इनके बीच एक बाउंड्री होगी, तो इस बाउंड्री के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया और रेड क्लिफ लाइन आपको पता है, बाकी ये सारी चीजें तो ज्योग्राफी का पार्ट है। और फाइनली 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया इसी एक्ट के द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, ठीक है। पहला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया, लियाकत अली, और राष्ट्रपति कौन बने, अली जिन्ना। और 15 अगस्त 1947 को भी भारत फिर फाइनली पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, ठीक है। तो ये हर एक सीक्वेंस आप समझ पाए कि नहीं, ये बताइएगा। तो आज का क्लास मैंने पहले ही बोला था छोटा ही रहेगा, क्योंकि आज हमें भारत की आज़ादी में बस मेन कैबिनेट मिशन से सारी चीज़ों को जोड़ना था। तो कैबिनेट मिशन यहाँ से हमने आपको बताना स्टार्ट किया। ये क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर है। भारत सचिव कौन है, पैंथिक लॉरेंस है। उन्होंने कैबिनेट मिशन भेज रहा है। भारत 24 मार्च 1946 को आ चुके हैं। 3 सदस्य हैं ये लोग, जिसमें स्टेफर्ड एक आपका कौन, क्रिप्स हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं स्टेफर्ड क्रिप्स। भारत का सचिव है पैंथिक लॉरेंस, और यही अध्यक्ष है कैबिनेट मिशन के भी। अलेक्जेंडर कौन है भाई, अलेक्जेंडर कौन है, ये कैबिनेट मिशन के ही अध्यक्ष हैं, ठीक है, नौसेना के मंत्री थे ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आ रहे हैं। भारत में आने के बाद इन्होंने क्या प्लान तैयार किया था, 3 प्रांत में बांट दिया, 11 प्रांतों को। उत्तर पश्चिम प्रांत पंजाब सिंध, उत्तर पूर्व प्रांत बंगाल असम, और बाकी रेस्ट भारत ये हो गए। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे आपका क्या किया जाएगा, 10 लाख की जनसंख्या में चुनाव किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और संविधान सभा में जो लोग बैठ कर आएंगे, आप लोग अपने लिए क्या करेंगे भाई, कानून या फिर संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन इसमें यह हुआ कि जो मुस्लिम लीग जहाँ पे सहमति दिखाई, उनमें से जो चुनाव के बाद जो परिणाम आए उनके अकॉर्डिंग नहीं आ पाए, बहुमत में ही नहीं रहे। इस कारण वो फिर से इस मुद्दे को, फिर से पाकिस्तान की मांग को उन्होंने फिर से एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। और फाइनली फिर यहाँ से सारी चीज़ें मैंने बताई कि भाई उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रथम कार्य दिवस क्या के घोषणा किया, यानी कि एक बहुत बड़ा दंगा यहाँ पे इन्होंने कहा जाए कि इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में पूरे भारत में हुआ एक बहुत बड़ा दंगा। और इस दंगा का परिणाम, इसके पीछे का रीजन क्या था कि जो मुस्लिम लीग थे, जो अंतरिम सरकार का जो गठन होना था उसके ये खिलाफ थे, ठीक है। हालांकि ये पहले खिलाफ थे, फिर 26 अक्टूबर को ये शामिल हो गए और फिर ये अंतरिम सरकार की गठन हुई और फिर से ये अलग हो चुके थे 30 जून 1948 को, ठीक है। और फिर यहाँ से अगला जो वाइसराय भारत का बनाया गया माउंटबेटन को, उनको भारत भेजा गया। दोनों संगठन से, मुस्लिम लीग और कांग्रेस से मिलकर बातचीत की। इन्होंने ही, माउंटबेटन ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री कहा और फाइनली इन्होंने कहा कि दोनों अलग हो जाइए, अलग अलग क्षेत्र और शांति से जिए। और इसी में गांधी जी ने भी वो स्टेटमेंट दिया और जो माउंटबेटन चाहता था भारत का विभाजन करना, उसमें सफल रहा। और 3 जून 1947 को, यानी माउंटबेटन प्लान या डिकी बर्ड प्लान योजना भी कहा जाता है, इसी के तहत भारत का क्या किया गया, विभाजन किया गया। 10 जून को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया। 14 जून 1947 को कांग्रेस की बैठक में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया और फाइनली एक बिल तैयार किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1947, जिसको इंग्लैंड की संसद में 4 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया। और फाइनली ब्रिटेन की जो क्राउन है वो 18 जुलाई 1947 को उसमें साइन करते हुए ये आपका एक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान, या कहा जाए स्वतंत्रता मिल गई पाकिस्तान को भी, भारत से अलग कर दिया गया पाकिस्तान को, और भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी थी 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री पूछ लिया जाएगा तो लियाकत अली, राष्ट्रपति अली जिन्ना थे, ठीक है। तो कभी भी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री में अली जिन्ना को टिक मत कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए भाई, ये आपका पूरा एनसीईआरटी का जो पार्ट बचा हुआ था, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फुल्ली खत्म है। इसमें अभी देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में जितना भी तक मैंने क्लास लिया, 30 क्लासेस शायद हो चुकी है, 30 घंटे से ऊपर की क्लासेस मैंने दे रखी है। पूरा डिटेल मेंस, मेरा मेन फोकस रहा मेंस को कवर करने के लिए, क्योंकि पीटी तो उसमें आराम से ही हो गया होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको नोट्स दिए हैं आप उसको पढ़ते जाएंगे। क्योंकि मेंस में मैंने बोला कि 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे भाई, ठीक है, 40 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो ये नोट जब तक आपके पास रेडी, हाँ समय लग रहा है पर कोई नहीं, चलिए फाइनली अच्छे से एनसीईआरटी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अभी देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में और भी क्लासेस आएंगे, मान के चलिए कम से कम भी टोटल मेरे 50 या 55 घंटे के क्लास रहेंगे भाई, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, केवल मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बातें कर रहा हूँ, 50 से 55 आवर। अभी 30 मतलब कि समझिए 30 मतलब कि एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा बेस मैंने आपका खड़ा कर दिया है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके अंदर एक बहुत अच्छा समझ स्तर मैंने आपका डेवलप कर दिया है।
तो खैर जो भी है, अभी आपकी क्लासेस आएगी मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन अब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री जो आपका एनसीईआरटी में ना बहुत ये नहीं है, मतलब जैसे बीपीएससी जेपीएससी का एग्जाम दीजिएगा मेंस के लिए उतना नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे इस बार साथ में लेके चलेंगे दोनों का, एनसीईआरटी भी और जो बीपीएससी जेपीएससी का जो डिमांड है, तो साथ में अभी एनसी आपका एंशिएंट चलेगा और इधर मिडाइवल चलेगा, सॉरी मॉडर्न चलेगा, देन फिर मिडाइवल में आ जाएंगे। दूसरी बात उधर आपका पॉलिटी में अब आपका देखिए एक क्लास में प्रेसिडेंट अब पूरा खत्म हो जाएगा, तीसरा क्लास होगा प्रेसिडेंट का, 2 क्लास मैंने ले लिया है। उपराष्ट्रपति 1 क्लास में खत्म करेंगे, लंबा क्लास लगाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को 2 क्लास में खत्म करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा ये खत्म हो गया, मतलब पॉलिटी 70% फिनिश। उसके बाद राज्य का संविधान पढ़ने के बाद, मतलब राज्य का संविधान फिर आसान हुआ क्योंकि यही चीज बस वहां पे राष्ट्रपति है तो गवर्नर आ जाएगा, प्रधानमंत्री की जगह आपके सीएम आ जाएंगे, और मंत्रिपरिषद जो लोकसभा राज्यसभा वहां विधानसभा विधान परिषद आ जाएगी। तो समझाने में मुझे दिक्कत नहीं होगा बहुत ज्यादा, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और लक्ष्मीकांत आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में ना तो आपको स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्र आप पढ़ना चाहते पढ़िए, लेकिन मैंने कवर कर दिया, ठीक है। कोई रमेश रंजन वगैरह कुछ नहीं भाई। इसी प्रकार ज्योग्राफी भी बस जो पार्ट बचा हुआ ज्योग्राफी में, सॉइल ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल का कंटेंट रेडी हो चुका, किसी कारणवश बहुत पहले आ चुका होता, बट आप में से एक स्टूडेंट के कारण वो वीडियो नहीं आ पाया, बाकी जो भी है खैर। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद फिर इकोनॉमिक्स पे काम करेंगे, एकदम इकोनॉमिक्स को फिर एनसीईआरटी। देखिए पीटी जब खत्म होगा ना, फिर से मेंस के लिए और अलग लेवल पर मैं डिजाइन करूंगा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए खैर तब तक के लिए धन्यवाद।